प्रतीक के शरीर के घाव से महसूस नहीं हो रहे थे। ये कहा जा सकता है कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद प्रतीक और ज्यादा ताकतवर हो गया था। वहीं अब उसके अंदर इमोशंस की भी जगह नहीं थी। प्यार नाम से उसे नफरत थी। लगभग 2 दिन बाद उसकी आंखें खुली। तब उसने आंखें खोलते ही अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने पाया। प्रतीक को कुछ समय लगा जो कुछ भी हुआ वो सब समझने में, लेकिन बहुत ही जल्द उसने अपने आप को संभाल लिया था। थंडरस्टॉर्म गैंग के मेंबर्स प्रतीक शेखावत को अच्छे से जानते थे, क्योंकि वो उनकी बस्ती में ही रहता था। इसलिए जब उन्होंने प्रतीक को बेहाल देखा तो अपने साथ बस्ती में ले गए। साथ ही सरला जी को भी उसकी हालत की खबर कर दी गई थी। प्रतीक के बेहाल होने की खबर जब सरला जी को दी गई थी तब वो ओबरॉय हवेली से लौटी ही थी। वहां जो कुछ भी हुआ था वो सब भुलाकर उन्होंने 2 दिन प्रतीक की बहुत देखरेख की, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही नमी प्रतीक को नजर आ रही थी। प्रतीक जानता था कि उसकी माँ के पास उसके लिए बहुत सारे सवाल थे, जिनका जवाब देने के लिए फिलहाल वो तैयार नहीं था। धीरे धीरे करके वो उठा, फिर अपना फेस वॉश करके खुद से ही चाय बनाने लगा। सामने टेबल पर रखा हुआ अपना मोबाइल देखकर जैसे ही उसने उठाया तो वो खुद बहुत हैरान हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो 2 दिन से सो रहा था। समय और दिन देखकर उसे ऐसा लगा कि न जाने पिछले 2 दिनों में क्या कुछ नहीं हुआ होगा, दुनिया किस हद तक बदल गई होगी। वही प्रतीक को सरला जी की खामोशी बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। उन्होंने अभी तक प्रतीक से एक शब्द नहीं कहा था, कोई सवाल नहीं पूछा। तभी प्रतीक ने धीमी आवाज में कहा, क्या बात है माँ, सब ठीक तो है? यकीन नहीं होता कि मैं 2 दिन से सो रहा था। सरला जी ने एक नजर प्रतीक को देखा और अपना कुछ काम करने लगी। प्रतीक तुरंत ही उनके पीछे गया और फिर उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए उसने कहा, जानता हूँ माँ, तू बहुत नाराज है, इस बार माफ कर दे प्लीज। सरला जी ने कुछ नहीं कहा, बस अपना एक हाथ प्रतीक के गाल पर रखकर मुस्कुरा दिया। प्रतीक को तभी कुछ याद आया। उसने तुरंत सरला जी से कहा, क्या बा हरिवंशी दोबारा आए थे? दादाजी की तबीयत कैसी है, कुछ बताया उन्होंने? सरला जी ने बड़ी धीमी आवाज में कहा, नहीं, वो नहीं आए थे क्योंकि मैं वहां गई थी। प्रतीक के हाथ में चाय का कप था और सरला जी की बात सुनते ही कप हाथ से छूट गया। उसने तेज आवाज में कहा, क्या तुम वहां गई थी? लेकिन क्यों? आखिर क्यों माँ, और अकेले क्यों? इस बार सरला जी ने तेज आवाज में कहा, क्योंकि मैं उस इंसान से मिलना चाहती थी जिसने मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया था। मैं उस इंसान को इस तरह मरता हुआ नहीं छोड़ सकती थी, मुझे उससे मिलने जाना ही था। तब प्रतीक ने उनके दोनों कंधे पकड़ते हुए कहा, अगर ऐसी बात थी माँ तो मुझे कहा होता ना, हम साथ में चलते। सरला जी ने कहा, मैं तुझे वहां नहीं ले जा सकती, मैं नहीं चाहती कि तू उन लोगों की नजर में आए। प्रतीक को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों उसकी माँ ने इतने समय से उसे ओबरॉय परिवार से इतना दूर रखा, और आज जब उस परिवार के करीब जाने का मौका भी आया तो उसकी माँ ने उसे बताया भी नहीं और खुद वहां तक चली गई। प्रतीक ने धीमी आवाज में कहा, क्या हुआ माँ वहां पर, बताओ मुझे। तब सरला जी ने कहा, पहले तू बता मुझे कि तेरी इस हालत का जिम्मेदार कौन है, क्या हुआ था तेरे साथ? प्रतीक ने अपनी नजरें झुका ली। जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में प्रतीक सरला जी को बताना नहीं चाहता था। सरला जी ने कहा, क्या ये सब उस लड़की का करा धरा है? ये सुनते ही तुरंत प्रतीक ने सरला जी की ओर देखकर कहा, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है जो तू सोच रही है, बस मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। सरला जी ने कहा, आजकल कुछ ज्यादा एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं तेरे? अपनी माँ से झूठ बोलते हुए तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती? उस वक्त प्रतीक कुछ अपनी माँ से छुपा रहा था तो उसकी माँ उससे कुछ छुपा रही थी। सरला जी की आंखें बयां कर रही थी कि हवेली में ऐसा कुछ जरूर हुआ था जिस वजह से वो बहुत दुखी थी। वहीं प्रतीक के साथ तो जो कुछ भी हुआ था वो कम नहीं था। उन दोनों ने ही एक दूसरे को उनके साथ क्या हुआ ये नहीं बताया और इसी तरह पूरा दिन निकल गया। प्रतीक बार बार पूछने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हवेली में हुआ क्या, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने कोई सवाल किया तो उसकी माँ यानी कि सरला जी उससे बहुत सारे सवाल करेंगी। इस वजह से वो खामोश था। प्रतीक ने जब अपना मोबाइल देखा तो केडी के 10 से 12 मिस्ड कॉल्स थे। वहीं पार्थी के भी काफी सारे मिस्ड कॉल्स थे। पार्थी के मिस्ड कॉल देखकर प्रतीक का दिल बैठ सा गया। उसे तो लगा था कि उस रात सब कुछ खत्म हो गया, फिर पार्थी ने उसे कॉल क्यों किया? यही सब प्रतीक सोच रहा था, तभी दरवाजे पर किसी के होने की आहट सुनाई दी। प्रतीक ने जैसे ही नजर उठाकर देखा तो वहां पार्थी खड़ी थी। पार्थी को देखकर प्रतीक दंग रह गया। पार्थी जैसी लड़की जो बस्ती के लोगों की ओर देखना पसंद नहीं करती थी, आज वो बस्ती में थी। प्रतीक अपने कदम आगे बढ़ाता या कुछ कहता उससे पहले ही सरला जी की तेज आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लगभग 6 महीने पहले प्रतीक पार्थी के जन्मदिन पर सरला जी को बत्रा हाउस मिस्टर बत्रा और पार्थी से मिलाने ले गया था, इसलिए सरला जी पार्थी को अच्छे से जानती थी। हालांकि सरला जी और पार्थी की पहली मुलाकात कुछ खास ठीक नहीं थी।
सरला जी बेहद गुस्सा होकर बत्रा हाउस से निकली थी। वो इसलिए जब उन्होंने देखा था कि उस घर में उनके बेटे के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है तो उनके लिए बर्दाश्त करने लायक बात नहीं थी। हालांकि पार्थी ने बहुत जिद की थी सरला जी से मिलने की, इसलिए प्रतीक उन्हें वहां लेकर गया था। पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सरला जी को बहुत मान सम्मान दिया गया। लेकिन जब मिस्टर रणधीर बत्रा ने सरला जी को समझाने की कोशिश की कि बीते दिनों को भूलकर उन्हें अपने बेटे के साथ ओबरॉय परिवार में लौट जाना चाहिए, तब सरला जी गुस्से से आग बबूला हो गई। उसके बाद माहौल ऐसा हुआ कि सरला जी दोबारा से उन लोगों को देखना भी पसंद नहीं करती थी। वहीं आज जब पार्थी बस्ती में आई तो सरला जी को वो बीता हुआ दिन याद आ गया। पार्थी के हाथ में कुछ कागज थे। उसने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं यहाँ प्रतीक को लेने आई हूँ। सरला जी ने गुस्से में कहा, वो कहीं नहीं जाएगा। पार्थी ने अपने हाथ में लिए हुए पेपर सरला जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में अभी 2 महीने बाकी हैं, उसे तो मेरे साथ चलना ही होगा। प्रतीक चुपचाप खड़े होकर पार्थी और सरला जी की बातें सुन रहा था। सरला जी ने पार्थी के हाथों से कॉन्ट्रैक्ट पेपर लिए और बिना पढ़े ही उन्हें फाड़ के पार्थी के मुंह पर फेंकते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि अब प्रतीक को तुम्हारे साथ जाने की जरूरत है। पार्थी ने अपने दोनों हाथ बांधे और एक सार्कास्टिक स्माइल देते हुए कहा, आपको क्या लगता है कि ये ओरिजिनल था? इस तरह की कई फोटोकॉपी है। अगर प्रतीक नहीं चला तो कोई बात नहीं, बस आप लोगों को 50 लाख का जुर्माना भरना होगा। 50 लाख सुनते ही सरला जी के कदम जमीन पर ही जम गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या कहे। तभी प्रतीक तुरंत आगे बढ़ा। उसने पीछे से अपनी माँ के दोनों कंधों को पकड़ते हुए पार्थी से कहा, बकवास बंद करो। जब तुम्हें मुझसे कुछ लेना देना नहीं है तो मेरा तुम्हारे साथ चलने का क्या मतलब? पार्थी ने मुंह बनाते हुए कहा, मतलब हो या नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा करना ही होगा ना। वक्त कम है, यहाँ इस बस्ती की बदबू मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। चलो जल्दी। अभी तक प्रतीक ने पार्थी को करीब से नहीं देखा था। बल्ब की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी, इसलिए उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। वहीं जैसे ही प्रतीक ने पार्थी को देखा उसके होश उड़ गए। पार्थी की मांग भरी हुई थी, हाथों में चूड़ा पहने हुए थी, गले में मंगलसूत्र। हालांकि ड्रेस तो उसने अभी भी जीन्स टॉप ही पहना था, लेकिन पार्थी का ये रूप देखकर प्रतीक को ऐसा लगा जैसे उसके गले में आवाज ही नहीं रही। जब प्रतीक ने पार्थी को वहां देखा तो उसे लगा कि शायद पार्थी उससे प्यार करती है और उसके बिना रह नहीं सकती, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का बहाना करके उसे लेने आई थी। वहीं फिर पार्थी की मांग भरी हुई है, इसका मतलब उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन सिर्फ 2 दिन में ऐसा कैसे हो सकता था? प्रतीक पल भर के लिए भूल गया कि वहां उस कमरे में उसकी माँ भी थी। वो पार्थी की तरफ तेजी से गया। उसके दोनों कंधे से उसे टाइट पकड़कर उसने गुस्से में कहा, ये सब क्या है? तुमने शादी कर ली? कुछ पल के लिए पार्थी खामोश रही। कुछ कहने की वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। फिर भी अपने चेहरे के एक्सप्रेशन संभालते हुए उसने कहा, हाँ मैंने शादी कर ली। प्रतीक एकदम ही 2 कदम पीछे हट गया। सच में ये बात उसके लिए किसी तूफान से कम नहीं थी। सरला जी भी जानती थी कि उनका बेटा पार्थी से बेहद प्यार करता था। वो तुरंत ही आगे बढ़ी और पार्थी ने इतना ही कहा था तभी लेदर के शूज की आवाज आई। पीछे से बड़े ही एरोगेंस के साथ अनिरुद्ध ने एंट्री ली। अंदर आते ही अनिरुद्ध ने सीधा पार्थी के कमर पर हाथ रखा। फिर एक नजर उसने सरला जी की ओर देखते हुए सर झुकाते हुए कहा, नमस्ते आंटी। मैंने सुना प्रतीक का हमारे साथ जाना आपको गवारा नहीं, तो कोई बात नहीं, कुछ देर में मेरा वकील आ जाएगा। आप 50 लाख का चेक तैयार रखिए, वरना अपने बेटे को जेल भिजवाने के लिए तैयार रहिएगा। जैसा आपको ठीक लगे, आगे आपकी मर्जी। सरला जी बिल्कुल खामोश थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तभी प्रतीक ने सरला जी की ओर देखते हुए कहा, माँ तू फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ, अपना ध्यान रखूंगा। फिलहाल मुझे इन लोगों के साथ जाना होगा, मैं जल्दी तुझसे मिलने आता हूँ। प्रतीक किसी भी हाल में नहीं चाहता था कि उसकी माँ के सामने किसी भी तरह का कोई तमाशा हो। अनिरुद्ध कितना बदतमीज था ये वो पहले ही देख चुका था। वहीं जिस तरह से अनिरुद्ध ने पार्थी की कमर में हाथ डालकर उसे अपने से चिपका रखा था, प्रतीक जानता था कि अनिरुद्ध अपने लिमिट बिना सोचे समझे क्रॉस कर सकता था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके आमने सामने कौन है और वो कहाँ था। लेकिन एक सवाल प्रतीक को बार बार परेशान कर रहा था, अनिरुद्ध और पार्थी की शादी मात्र 2 दिनों में ये कैसे पॉसिबल था? आखिर ऐसा क्या हुआ 2 दिनों में जो पार्थी और अनिरुद्ध की शादी हो गई? अभी तक तो प्रतीक इसी कश्मकश में उलझा हुआ था कि पार्थी ने आखिर अनिरुद्ध से सगाई कैसे की, क्या हुआ था पार्थी और अनिरुद्ध के बीच में। फिलहाल प्रतीक के पास उन दोनों के साथ जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो लोग जब बाहर निकले तो प्रतीक भी उनके पीछे चल दिया। अनिरुद्ध और पार्थी कार के पीछे वाले सीट पर बैठे थे, वहीं प्रतीक ड्राइवर के पास। वहीं वो बार बार फ्रंट मिरर से उन दोनों को देख रहा था। अनिरुद्ध ने बेशर्मी से कार में ही पार्थी के साथ हरकतें करनी शुरू कर दी थी। प्रतीक ने अपने हाथों की मुट्ठी कसी हुई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने ही सब कुछ क्या हो रहा है। सोचने में तो ये रहा है कि आखिर क्यों प्रतीक इतना सब कुछ झेल रहा था। सिंपल है, बात यहाँ 50 लाख की थी।
कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त उसने सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। फिलहाल अगर उसने पार्थी के साथ जाने से मना किया तो उसे 50 लाख भरना होगा। हालांकि प्रतीक जीवन के एक ऐसे मोड़ पर था जहां उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। एक तरफ वो रुद्र ओबरॉय बनकर 50 लाख पार्थी के मुंह पर मार सकता था, वहीं दूसरी तरफ ब्लैक कोबरा के नाम से जाना जाने वाला प्रतीक भी अब पूरी तरह से केपेबल था। 2 साल पहले जब सरला जी की सर्जरी के लिए प्रतीक के पास पैसे नहीं थे, तब उसे पैसे की कीमत समझ आई थी। फिर उसके बाद मार्केट में चल रहे ब्लैक मनी के काम को अंजाम देते हुए उसने इतना पैसा बनाया था कि वो अनिरुद्ध जैसे व्यक्ति को आराम से खरीद सकता था। बस वो अपने प्यार की ताकत को समझना चाहता था। वो चाहता था कि पार्थी उसे जैसा वो है उसे उसी हाल में अपनाए, उसके साथ रहे। फिर सही वक्त आने पर वो पार्थी को सच बता देगा। लेकिन उसने पार्थी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। पैसों के आगे प्यार की ताकत ने दम तोड़ दिया था। पार्थी जो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी, वो अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल पा रही थी। हाँ, लेकिन उसकी लंबी लंबी सांसों की आवाज कार में गूंज जरूर रही थी। ड्राइवर ने कान में ईयरफोन्स लगा रखी थी, जैसे उसे पहले इंस्ट्रक्शन दे दी गई हो। उधर बस्ती में सरला जी अपने आप को कोस रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें अपने बच्चे के लिए उसके हक की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, क्योंकि इस बार जब वो हवेली में गई तो सब कुछ बदला हुआ था। हवेली पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। वहां पर एक एक एंटीक पीस लाखों की कीमत का होगा। हरिवंश जी के साथ वो सीधा नारायण जी के कमरे में जाना चाहती थी। परिवार के बहुत से लोगों की खतरनाक नजरें उन्होंने अपने ऊपर देखी थी। बच्चे बड़े हो चुके थे जिन्हें वो पहचान नहीं पा रही थी। हालांकि वो बच्चे भी उन्हें नहीं पहचान पा रहे थे, इसलिए उन्हें देखा अनदेखा करके वहां से चले गए। उनमें शॉर्ट ड्रेस पहने एक लड़की भी थी जिसका नाम तनु था, जो कि मीनाक्षी की छोटी बेटी थी। उसने तो अनजाने में ही सरला जी की बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी। तनु कॉलेज के लिए निकल रही थी और तभी उसकी नजर सरला जी पर पड़ी। सरला जी ने एक मामूली सी साड़ी पहनी हुई थी। उन्हें देखकर तनु को इस बात का एहसास हुआ कि उसने उस औरत को तो पहले कभी नहीं देखा, इसलिए उसने खुद से ही अनुमान लगा लिया कि वो औरत जरूर वहां सर्वेंट के लिए इंटरव्यू देने के लिए आई होगी। तनु ने सर्वेंट मैनेजर को आवाज लगाते हुए कहा, ये औरत यहाँ कितनी देर से खड़ी है? आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? इसका इंटरव्यू लो और रवाना करो इसे। अभी तनु ने इतना कहा ही था कि तभी दूसरी तरफ से तनु को डांटने की आवाज सुनाई दी। क्या तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? ये क्या तरीका है? यह आवाज हरिवंश जी की थी। तभी तनु कुछ कहती, उससे पहले ही मीनाक्षी की आवाज आई। लगता है इस परिवार के बच्चों से बात करने की तुम्हें तमीज नहीं है। ये क्या तरीका है? तुम्हें किसने हक दिया मेरी बेटी से इस तरह से बात करने का? वही सरला जी की नजर तो तनु पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि वो थी तो उनके पति की ही बेटी। आश्चर्य की बात है कि तनु के चेहरे में हल्की हल्की सरला जी की झलक दिखाई दे रही थी। सरला जी को यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया सच में इतनी बदल गई है। हालांकि उस हवेली की एक एक दीवार, एक एक कोने पर कई सारी यादें बसी हुई थी। फिर जब सरला जी ने हवेली में कदम रखा तो वो यादें उन्हें इस तरह झंझोड़ रही थी जैसे वापस अपने पास बुला रही हो। फिलहाल हरिवंश जी मीनाक्षी से किसी भी तरह की बहस नहीं करना चाहते थे। वो जानते थे कि मीनाक्षी किस लेवल तक जा सकती थी। वहीं मीनाक्षी को तो बस एक मौका चाहिए था सरला जी को नीचा दिखाने का। इतने सालों में हरिवंश जी मीनाक्षी को बहुत अच्छे से जान गए थे। उन्होंने तुरंत ही सरला जी की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, भाभी, बाबूजी का कमरा ऊपर है, आप चलिए मेरे साथ। सरला जी ने मीनाक्षी को इग्नोर करते हुए जैसे ही अपना कदम बढ़ाया, मीनाक्षी एकदम से उनके सामने आकर खड़ी हो गई। फिर गुस्से से उन्हें देखते हुए उसने कहा, विशाल घर पर नहीं है, और अगर वो घर पर नहीं है तो उनकी इजाजत के बिना किसी भी बाहर के व्यक्ति को पिताजी के कमरे तक जाने की इजाजत नहीं है। इतना कहने के बाद मीनाक्षी कुछ देर तक खामोश हो गई। फिर उसने सार्कास्टिक स्माइल देते हुए कहा, और वैसे भी तुम तो वो इंसान हो जिसे उसने खुद इस हवेली से बाहर फेंका था। मीनाक्षी के इन शब्दों ने एक पल के लिए सरला जी के सामने बीता कल लाकर रख दिया था। उनके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंची थी, लेकिन अगर वो आई थी तो ये ठानकर आई थी कि चाहे जो हो जाए नारायण जी से मिलकर ही रहेंगी। पूरी तरह से मीनाक्षी को इग्नोर करते हुए साइड से निकलकर वो हरिवंश जी के पीछे जाने लगी। हरिवंश जी ने उन्हें अपने आगे चलने के लिए कहा। सरला जी का इस तरह का अड़ियल बर्ताव देखकर मीनाक्षी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, इतनी बेशरम औरत मैंने कहीं नहीं देखी, जिसे न अपनी इज्जत की कोई परवाह है न इस परिवार की। मीनाक्षी की सांस गुस्से में तेज चलने लगी थी। उसके चेहरे पर घबराहट भी थी। किसी भी हाल में वो सरला जी को नारायण जी से मिलने नहीं देना चाहती थी। मीनाक्षी दौड़ते हुए गई और सरला जी के सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। फिर गुस्से में सरला जी की आंखों में आंखें डालकर उसने कहा, चाहे जो हो, तुम ऊपर नहीं जा सकती। जब तक विशाल यहाँ नहीं आएगा तुम नहीं जा सकती। तब हरिवंश जी ने कहा, विशाल का ही ऑर्डर है, मुझे इस हवेली की मालकिन को उनकी सही जगह तक लेकर जाना ही होगा। व्हाट द हेल? मालकिन क्या लगा रखा है ये? मीनाक्षी ने गुस्से में तिलमिलाते हुए कहा। वहीं तनु भी खड़ी थी। तनु हैरानी से सरला जी को ऐसे देख रही थी जैसे कि अपने सामने वो किसी अजूबे को देख रही हो। तनु ने कहीं ना कहीं हवेली में उनके बारे में सुन तो रखा था, लेकिन पूरी हवेली में सरला जी की कभी कोई तस्वीर उसे नजर नहीं आई थी, इसलिए वो उन्हें पहचान भी नहीं पाई थी। वहीं हवेली के हॉल की एक बड़ी सी दीवार पर प्रतीक की बचपन की तस्वीर जरूर लगी थी, जिसे देखते ही सरला जी की आंखें उसी पर टिक गई। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हवेली में किसी भी दीवार पर या किसी के दिल में प्रतीक की जगह आज भी होगी।
हरिवंश जी हमेशा मीनाक्षी को इग्नोर किया करते थे। वो मीनाक्षी से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वहीं मीनाक्षी की बदतमीजी बर्दाश्त करना उनके लिए भी एक बड़ा टास्क था। उन्होंने मीनाक्षी से कुछ नहीं कहा और सीधे विशाल जी को वीडियो कॉल कर दिया। कॉल रिसीव करते ही विशाल जी की आवाज आई। क्या बात है, वीडियो कॉल करने की नौबत क्यों आई? हरिवंश जी ने सीधा अपने फोन का कैमरा सरला जी के ऊपर कर दिया। वहीं अभी सरला जी ने विशाल की आवाज सुनी थी, जिसे सुनकर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके पूरे शरीर पर सांप रेंग गया हो। एक अजीब सी घबराहट उन्हें महसूस हुई। फोन की दूसरी तरफ से किसी तरह की कोई आवाज नहीं आई। तब हरिवंश जी ने कहा, विशाल, मैं भाभी जी को बाबूजी से मिलवाना चाहता हूँ, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? दूसरी तरफ से कुछ देर बाद आवाज आई, नहीं, वो हवेली की मालकिन है, उसका पूरा हक है और ध्यान रहे, उसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब सरला जी ने विशाल जी की ये बात सुनी तो उनके होश उड़ गए। विशाल जी की इस तरह की बात सरला जी के बर्दाश्त के बाहर थी। इतने सालों बाद इस तरह अपनापन जताने का क्या मतलब था?